हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम तुम सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी 11th की माइक्रो का थ्योरी ऑफ कॉस्ट। अगर तुम्हारी 12th में भी है माइक्रो तो भी तुम्हारा सिलेबस तो सारा सेम ही रहने वाला है। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट का चैप्टर हम करने वाले हैं आज से स्टार्ट। इससे पहले एक चीज याद रखना, हमने एक चैप्टर किया था इससे पिछला चैप्टर जो कि था प्रोडक्शन फंक्शन का। प्लीज वो पूरे का पूरा चैप्टर पहले कर लेना, क्योंकि मैं उससे रिलेट करवा के ही सारी चीजें पढ़ाऊंगी। देखो, मैं अलग से भी पढ़ा सकती हूँ, बट अगर तुम रिलेट करके पढ़ लोगे ना तो बहुत जल्दी समझ जाओगे और बहुत जल्दी बहुत आसानी से याद कर लोगे। सो प्लीज पहले प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर करो, फिर ये कॉस्ट को शुरू करना है, ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर्स अगर देखने हैं तो हर चीज के लिए प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे, तो सारी प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन से जाके सेव कर लिया करो, सो दैट कभी भी जरूरत पड़े यू कैन वॉच एनी लेक्चर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो, कॉस्ट का मतलब सिंपल भाषा में तो तुम्हें पता ही होगा कि भैया जो भी हमारा खर्चा लग रहा है उस खर्चे को हम कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ना हम जो है कॉस्ट को दो तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हमने खर्चा किया है, हम खर्चा किस पे करते हैं? खर्चा हम बेसिकली किस पे करते हैं? इनकर्ड बाय द फर्म ऑन इनपुट्स। हम यूजुअली इनपुट्स खरीदने के ऊपर फर्म जो है खर्चा करती है, ठीक है। कोई भी उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, कोई रेंट भरना है, कोई सैलरीज है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में वो जितना भी खर्चा करती है कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस, उसको एक बिजनेस का कॉस्ट बोला जाता है। पर जो कॉस्ट होती है वो दो तरीके की हम पढ़ते हैं, एक एक्सप्लिसिट और दूसरी इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो भी चीज है ये सिर्फ थ्योरी के लिए हम पढ़ रहे हैं, आगे जाके कहीं भी न्यूमेरिकली तुम्हें नहीं पढ़ना है, बस थ्योरी के लिए थोड़ा सा पढ़ लो कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। देखो, एक कॉस्ट ऐसी होती है जो मुझे एक्चुअल में अपनी नजरों के सामने दिख रही होती है और जो मैं एक्चुअल में पैसा अपनी जेब से निकाल के दे रही होती हूँ। दूसरी कॉस्ट ऐसी होती है जो मुझे मेरी आंखों के सामने दिख नहीं रही होती, जिसका खर्चा मैं अपनी जेब से निकाल के दे नहीं रही होती, पर फिर भी वो खर्चा लग रहा होता है। तो ये है मेजर डिफरेंस। अब देखो, समझो, जैसे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो मुझे मेरी आंखों के सामने नहीं दिख रही। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो मुझे मेरी आंखों के सामने दिख रही है। बहुत सिंपल सी बात ले लेते हैं, अगर मैं तुम्हें एज अ स्टूडेंट पढ़ा रही हूँ तो तुम ऑब्वियसली मुझे फीस पे करोगे। वो तुम्हारे लिए एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि वो तुमने अपनी जेब से निकाल के पैसा मुझे दिया है। लेकिन सोचो, अगर मैं अपने भाई बहनों को पढ़ा दूं तो मेरे भाई बहन ऑब्वियसली मुझे फीस पे नहीं करेंगे। क्या इसका ये मतलब है कि मैंने उनको फ्री में पढ़ा दिया? नहीं, मेरे पढ़ाने की कॉस्ट तो तब भी लगी ना। एक चीज सोचो, लेट्स से अगर मैं तुम्हें 1 घंटा पढ़ाती हूँ और उसके लिए मैं तुमसे 1000 रुपए चार्ज करती हूँ, तुमसे एज अ स्टूडेंट तो मैं 1000 रुपए लेकर ही रहूंगी, ऑब्वियसली मैं फ्री में तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। पर अगर मेरा कोई भाई बहन है, मैं अगर अपने भाई बहन को 1 घंटा पढ़ाती हूँ, वो मुझे 1000 रुपए पे नहीं करेगा। क्या इसका ये मतलब है मैंने उनको फ्री में पढ़ाया? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि 1000 रुपए की कॉस्ट तो मेरी लगी है, लेकिन वो मुझे पे नहीं करी गई है एक्सप्लिसिटली, वो मुझे जेब से निकाल के 1000 रुपए दिए नहीं गए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में मेरे पास वो पैसा नहीं आया है, एक्चुअल में वो खर्चा आपने नहीं करा होता है, पर फिर भी अपनी अकाउंट्स में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर मैं कहीं बाहर जाके पढ़ाती 1000 रुपए लेती, अब क्योंकि मैंने अपने भाई बहन को ही पढ़ा दिया तो भी टेक्निकली मैं एस्टिमेट तो कर सकती हूँ ना कि मैंने उसको आधा घंटा पढ़ाया है अपने भाई बहन को, तो मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 500 रुपए का खर्चा लगा है अपने भाई बहन को मैंने जो पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, वो 500 रुपए की जो कॉस्ट है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दूंगी। समझ आ गई? तो जब भी हम अपने खुद के फैक्टर्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर, हम अपने खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से काम करवाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि हमारा घर हो सकता है जिसका रेंट हम खुद को नहीं पे कर रहे, पर हम उसी घर से अपना बिजनेस चला रहे हैं। मैं अपने घर पे ही ट्यूशन सेंटर खोल के बैठी हूँ, तो मैं अपने घर का रेंट तो खुद को पे नहीं करूंगी ना। पर अगर मैंने कहीं बाहर जाके ट्यूशन सेंटर खोला होता तो मैं उसका रेंट पे कर रही होती। सैलरी, अगर मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ तो मैं खुद को सैलरी पे नहीं करूंगी, पर अगर मैंने एक टीचर रखा होता तो मैं उसकी सैलरी निकालती। तो अगर मैं ओनर हूं और मैं ही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ला रही हूं तो मैं खुद को कोई पेमेंट उसकी नहीं करूंगी। पर अगर मैं वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर से लेके आती तो मैं उसके लिए जो है पेमेंट बाहर वालों को करती। तो जब मैं बाहर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके आती हूँ, उनके लिए बाहर पेमेंट करती हूँ, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। और अगर अपने घर से ही कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले आती हूँ, कोई इनपुट ले आती हूँ, उसकी ऑब्वियसली मैं खुद को पेमेंट नहीं कर रही हूँ,
तो उसको मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलती हूँ। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है ये एक्चुअल में जो है हमें नहीं दिखती, इसलिए हम इसको एस्टिमेट करते हैं और एस्टिमेट करके जो है हम इसको निकालते हैं कि कितना पैसा मुझे खर्चा करना पड़ा होता अगर मैंने ये चीजें बाजार से खरीदी होती तो। ठीक है, जैसे कि अगर हमने बाहर लेबरर्स को वेजेस दिए, ठीक है, लेकिन अगर हमने खुद ही काम कर दिया तो खुद की अपनी सैलरी जो है हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने घर का रेंट मैं एस्टिमेट कर सकती हूँ कि कहीं बाहर जाते ही ट्यूशन सेंटर का 5,000 रेंट भरना पड़ता, घर पे ही कर लिया तो वो जो 5,000 का रेंट है वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, इसको हम अपने जो है अकाउंट्स में दिखाते हैं, इसको अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, पर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जो मेरी टोटल कॉस्ट होती है वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों को प्लस करके ही निकाली जाती है। ठीक है, अकाउंट्स के टर्म्स में जो मेरी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट है उनको प्लस करके निकाला जाता है। जैसे कि एक्सप्लिसिट क्या होगी, बाहर से लोन लिया, बाहर किसी को वेजेस दी, बाहर से कोई मशीन खरीदी थी उसकी डिप्रिसिएशन लगी, ठीक है, बाहर से कोई बिल्डिंग रेंट पे हमने ले ली। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, अपने खुद की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, अपनी खुद की सैलरी, अपने खुद के घर का इंटरेस्ट, रेंट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, इसकी वजह से आपको जरूरत नहीं है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको करना है तो मैं नोट्स आपको दे दूंगी, नीचे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलो, हमने प्रोडक्शन फंक्शन में देखा था कि हमारी दो तरीके के टाइम एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा लॉन्ग रन और दूसरा हो सकता है हमारा शॉर्ट रन। अगेन फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आपने प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर नहीं किया है तो ये आपको समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसमें हमने डिटेल में पहले ही लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस करी हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा था कि एक लॉन्ग रन होती है, एक शॉर्ट रन होती है। शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास कुछ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हमारे इनपुट्स जो सामान प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। शॉर्ट रन में कुछ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे फिक्स्ड होते हैं, पर कुछ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे वेरिएबल भी होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में मेरे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरा फिक्स नहीं होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि लॉन्ग रन में तुम्हें चाहे अगर लैंड की खरीद बेच करनी है, तुम्हें मशीनरी बिल्डिंग कुछ भी खरीदना है बेचना है, तुम वो कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट रन में तुम लैंड बिल्डिंग मशीनरी इन सब को खरीदना बेचना एक्वायर करना है ना, कुछ भी करना इन सब का तुम नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में तुम सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज कर सकते हो जो मेजरली क्या होता है, तुम्हारा लेबर। तुम लेबर को कर सकते हो कि जब दिल किया लेबर को ले आए, जब दिल किया लेबर को निकाल दिया, पर शॉर्ट रन में तुम लैंड कैपिटल मशीनरी इनके साथ नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन में वो सारे फिक्स रहते हैं और एक फैक्टर वेरिएबल रहता है जो होता है लेबर। पर लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, यानी तुम हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, हर एक इनपुट को चेंज कर सकते हो। तो जो भी तुम्हारी कॉस्ट शॉर्ट रन में लगेगी उसको शॉर्ट रन कॉस्ट बोला जाएगा, जो कॉस्ट लॉन्ग रन में लगेगी उसको लॉन्ग रन कॉस्ट बोला जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट में मैंने बोला कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है, लॉन्ग रन में सारे ही वेरिएबल हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में दो तरीके की कॉस्ट होती है हमारी, एक होती है वेरिएबल फैक्टर के ऊपर लगने वाली, एक होती है फिक्स्ड फैक्टर पे लगने वाली। ठीक है, लॉन्ग रन वाली कॉस्ट को लॉन्ग रन कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट रन में हमारी क्या क्या दो कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड फैक्टर पे लगने वाली, एक वेरिएबल फैक्टर पे लगने वाली। एज यू कैन सी हमारी जो कॉस्ट है शॉर्ट रन में, एक होने वाली है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी मेरे पास होने वाली है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही एवरेज कॉस्ट में भी मेरे पास एक होने वाली है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एक होने वाली है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर पे लगती है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर पे लगती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलाकर के शॉर्ट रन में क्या बनती है, हमारी टोटल कॉस्ट बनती है। ऐसे ही हम एवरेज कॉस्ट भी निकालते हैं। एवरेज का मतलब पता है ना, एवरेज का मतलब पता है ना कि जो भी टोटल होता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके एवरेज निकालते हो ना, मीन निकालते हो ना, अपने नंबर का भी एवरेज निकालते हो ना कि एवरेज मेरी कितनी परसेंटेज बनती है, टोटल कितने मार्क्स आए तुम्हारे, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 300 हैं 400 हैं, है ना, और ऊपर तुम्हारे कितने मार्क्स आए, निकालते हो ना एवरेज। वही एवरेज की बात हो रही है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स करके। ठीक है ना, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो भी दो तरीके की हो सकती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये लगती है फिक्स फैक्टर पे, ये लगने वाली है वेरिएबल फैक्टर पे। तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को प्लस करके क्या बन जाएगा, एवरेज कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, हम ऊपर देखें कॉस्ट फंक्शन। फंक्शन का मतलब देखो तुम्हें पता ही है, हमने पिछले चैप्टर में जो है अच्छा तुम्हारे को नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन, फंक्शन का बेसिकली देखो क्या मतलब होता है, डिपेंडेंसी या मैं बोलूं रिलेशन। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन जो है वो मुझे एक रिलेशनशिप बताता है, ये बताता है कि जो मेरी कॉस्ट है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट होती है।
ठीक है, जो मेरी कॉस्ट है इट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, यानी जो मेरी कॉस्ट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है आउटपुट पे। अगर तुम आउटपुट को बढ़ाओगे तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी, अगर तुम आउटपुट को नहीं बढ़ाओगे कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, आउटपुट को कम करोगे तो कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो रिलेशन बताता है कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, एक और टाइप ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेरे पास आती है जो कि होती है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, एक तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमने पढ़ी, थ्योरी पर्पस से ही पढ़ना है, आगे उसका कोई यूज नहीं आएगा तुम्हें। दूसरी थर्ड टाइप ऑफ जो कॉस्ट हम पढ़ेंगे वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका क्या मतलब होता है, द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन। जो भी हमारे पास सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो कि हमने छोड़ दिया, उसकी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। मतलब कि अगर मैं कहती हूँ बेटा तुम्हें 3 तरीके की जॉब्स ऑफर हुई हैं, एक जॉब तुम्हें 10,000 रुपए दे रही है, एक जॉब तुम्हें 20,000 रुपए दे रही है, एक जॉब तुम्हें 15,000 रुपए दे रही है। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा तुम इन तीनों में से कौन सी जॉब को सिलेक्ट करोगे, तुम कौन सी जॉब को चूज करोगे, तुम बोलोगे ऑब्वियसली इसको चूज करेंगे क्योंकि ये 20,000 ऑफर कर रही है, तो जो भी सबसे बेस्ट होगा उसको तुम चूज कर लोगे। ठीक है, लेकिन उस बेस्ट वाले को चूज करने के लिए तुमने इनको छोड़ दिया, तुमने 15,000 वाली नौकरी छोड़ दी ताकि तुम 20,000 वाली नौकरी कर सको। तो जो 15,000 वाली नौकरी है इसको बोला जाएगा सेकंड बेस्ट, और ये जो सेकंड बेस्ट नौकरी थी जिसको तुमने छोड़ा इसको तुम बोलोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें एक और नंबर ऐड कर दूं, इसी में मैं एक और नंबर ऐड कर दूं कि तुम्हें एक 18,000 की नौकरी भी ऑफर हो रही थी, तो अब तुम्हारा सेकंड बेस्ट ये नहीं है, अब तुम्हारा सेकंड बेस्ट ये बन गया, अब तुम्हारा सेकंड बेस्ट बन गया 18,000। तो अभी भी तुम सिलेक्ट तो 20,000 वाली को ही करोगे क्योंकि बेस्ट तो अभी भी यही है, पर अब तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 18,000 वाली नौकरी, क्योंकि अब सेकंड बेस्ट कौन सी है, 18,000 वाली नौकरी है। तो तुम्हें अगर अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको तुम चूज कर लोगे, और जो भी सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा जिसको तुमने छोड़ दिया इसको चूज करने के लिए, तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो तुमने छोड़ दी उसको बोला जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाएगा, जिसको मैंने सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू टेक दिस डिसीजन। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट थ्योरी हो गई खत्म। अब फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट रन में क्या क्या मेरी कॉस्ट हो सकती है, 3 तरीके की कॉस्ट हम पढ़ते हैं, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। ठीक है, प्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था ना, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, हाँ हमने प्रोडक्शन में भी पढ़ा था टीपी, एपी, एमपी। सिमिलर टू दैट कॉस्ट में भी क्या होगा, टीसी, एसी, एमसी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी 2 तरीके की होगी, टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी। तो मेरे पास सबसे पहले आएगी टीसी, एसी और एमसी, टोटल, एवरेज, मार्जिनल कॉस्ट। टीसी के 2 टाइप्स होंगे, टीएफसी, टीवीसी। इसको मैं सिंपल एफसी और वीसी भी बोल सकती हूँ। एवरेज कॉस्ट के भी 2 टाइप्स होंगे जिसको मैं एएफसी और एवीसी बोलूंगी। मार्जिनल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट ही रहेगा, उसका कोई टाइप नहीं है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने टीपी, एपी और एमपी के बारे में प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें वहां लेके जाती हूँ ताकि मैं उसके साथ रिलेट करवा के तुम्हें पढ़ा सकूं। ठीक है, चलो इसी पेज पे हम देखते हैं थोड़ा सा, हम प्रोडक्शन वाले चैप्टर के साथ इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, और प्लीज ये जो चीजें अभी मैं लिखवाने वाली हूँ इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो तो देखो इफ यू रिमेंबर हमने प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था। प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास एक होता था टीपी, एक होता था एमपी। एमपी होता था मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी होता था मेरा टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं सारे एमपी को प्लस 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 करती जाऊंगी तो टोटल प्रोडक्ट निकल के आ जाता था। अगर तुम्हें याद हो तो हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स। हम 3 स्टेजेस पढ़ते होते थे और हम बोलते थे कि सबसे पहले ना जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है सबसे पहले वो इंक्रीज होता है पर वो पॉजिटिव रहता है, फिर वो डिक्रीज होता है पर वो पॉजिटिव रहता है, और फिर वो एक स्टेज के बाद जो है तीसरी स्टेज में जाके एमपी जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा जब भी तुम्हें मार्जिनल से टोटल निकालना है तो तुम बहुत आसानी से किसी भी चीज के मार्जिनल से उसी चीज का टोटल निकाल सकते हो। फिर चाहे तुम्हें एमपी से टीपी निकालना है जो पिछले चैप्टर में निकाला था, या फिर चाहे तुम्हें मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालना है जो इस चैप्टर में निकालेंगे। मार्जिनल से हम बहुत आसानी से टोटल निकाल सकते हैं। कैसे, तुम्हें ये याद रखना है कि जब तक मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है तब तक टोटल वाली चीज बढ़ रही होगी,
जैसे ही मार्जिनल वाली चीज नेगेटिव में चली जाएगी तो टोटल वाली चीज डिक्लाइन होने लग जाएगी, बात खत्म। तो जब तक मार्जिनल वाली चीज बढ़ रही है, सॉरी पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे एमपी पॉजिटिव है, तो जब तक एमपी पॉजिटिव है तब तक टीपी बढ़ रहा होगा, तो यहाँ भी टीपी बढ़ रहा होगा, यहाँ भी टीपी बढ़ रहा होगा। जैसे ही मार्जिनल नेगेटिव में चला गया टोटल गिरने लग गया, जैसे ही मार्जिनल नेगेटिव में चला जाएगा टोटल गिरने लग जाएगा। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि हम टीपी को ना, या जो भी टोटल वाली चीज हम लिखते हैं ना, उसके साथ हम उसका एक रेट भी लिखते हैं। हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि टोटल बढ़ रहा है, हम टोटल वाली चीज के साथ उसका एक रेट भी डिफाइन करते हैं। वो रेट कहां से निकल के आता है? टोटल का जो रेट होता है, टोटल का जो रेट होता है वो रेट किसके बराबर होता है? वो मार्जिनल के सेम टू सेम मार्जिनल वाला होता है। मतलब कि अभी फर्स्ट स्टेज में अगर मैं देखूं तो एट दिस पॉइंट मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड स्टेज में मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल इज इंक्रीजिंग एट, यही वाला साइन यहाँ पे लगा दो, डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, फिर से एक बार मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। मार्जिनल आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज याद कर लो, सिर्फ एक चीज, मार्जिनल प्रोडक्ट। सिर्फ एक चीज क्या बोला याद करने को? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नेगेटिव जाता है। एमपी से तुम निकालोगे टीपी, एमपी से तुम निकालोगे क्या? एमपी से तुम निकालोगे टीपी। कैसे निकालोगे? जब तक मार्जिनल पॉजिटिव है तब तक टोटल को बढ़ाओ। तो मार्जिनल 2 बार पॉजिटिव है, देखो मार्जिनल बढ़ रहा है गिर रहा है पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो जब तक मार्जिनल बढ़ रहा है तब तक, सॉरी पॉजिटिव है, जब तक मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव में है, इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, जब तक मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव में है तब तक टोटल वाली चीज इंक्रीज हो रही होगी। जैसे ही मार्जिनल वाली चीज नेगेटिव में चली गई टोटल वाली चीज गिरने लग गई। दूसरी चीज, टोटल का एक रेट भी आपको डिफाइन करना होता है। वो जो रेट का जो साइन है वो साइन आप मार्जिनल से कॉपी पेस्ट करके डाल दो। तो मार्जिनल का साइन क्या है? इंक्रीज वाला, तो रेट इंक्रीज कर दो। मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है, रेट डिक्रीज कर दो। तो सबसे पहले मार्जिनल इंक्रीज होगा, टोटल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होगा। मार्जिनल डिक्रीज होगा, टोटल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट होगा। मार्जिनल नेगेटिव होगा, टोटल डिक्लाइन होगा। आई होप ये चीज में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, हाउ टू फाइंड आउट टोटल फ्रॉम मार्जिनल, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर रेट। अब चलते हैं कॉस्ट पे। अब तुम बोलोगे मैम प्रोडक्शन क्यों पढ़ा रहे हो? फिर से प्रोडक्शन इसलिए पढ़ा रही हूँ बेटा क्योंकि मार्जिनल से टोटल निकालना आना चाहिए। अब अब मार्जिनल वाली चीजों को, अब कॉस्ट वाली चीजों को अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब कॉस्ट वाली चीजों को अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमने इतना कर लिया तो कॉस्ट वाली चीजों को अलग से याद नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट का उल्टा होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का उल्टा होता है मार्जिनल कॉस्ट। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। अगर एक बार इंक्रीज होने ही लग गया तो वापस नेगेटिव में कैसे आएगा नीचे? बताओ मुझे। अगर कोई चीज, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होता है? पहले डिक्रीज करना है, लो जी डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज करना है, लो जी इंक्रीज कर दिया। अरे जब वो ऊपर को चला ही गया तो वो नेगेटिव में कैसे आएगा? यहाँ कैसे आएगा? तो वो नेगेटिव में नहीं आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इज अपोजिट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी का उल्टा करके लिख दो एमसी को, खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज। अब मार्जिनल कॉस्ट से तुम्हें निकालना है टोटल कॉस्ट। क्या ये तुम्हें आता है? बोलो, अब बोलो, क्या मार्जिनल से टोटल निकालना आता है? अभी तो सिखाया तुम्हारी मैडम जी ने, मार्जिनल से टोटल निकालना मुझे आता है। जब तक मार्जिनल पॉजिटिव है तब तक टोटल बढ़ रहा होगा। पॉजिटिव है तो इसको बढ़ा दिया, पॉजिटिव है तो इसको बढ़ा दिया। फिर टोटल का लिखना होगा एक रेट, फिर टोटल का लिखना होगा एक रेट। वो रेट कहां से निकलेगा? वो रेट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। पहले ये वाला साइन लगा दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर ये वाला साइन लगा दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। लो जी, मार्जिनल कॉस्ट निकल गई, टोटल कॉस्ट निकल गई। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? टोटल कॉस्ट को कॉपी पेस्ट कर दो और बना दो, अरे ये क्या लिख दिया मैंने? टोटल कॉस्ट को कॉपी पेस्ट कर दो और बना दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और बना दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने पढ़ी ना, टोटल कॉस्ट समझ आ गई? टोटल कॉस्ट का बता दिया, मार्जिनल कॉस्ट का बता दिया।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉपी पेस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉपी पेस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अरे यार, मैं टी क्यों नहीं सही से लिख रही हूँ. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अब फिक्स्ड कॉस्ट किस पे लगती है भैया? फिक्स्ड फैक्टर पे लगती है. फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? जो फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता. अगर फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होता तो उसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट कभी चेंज हो सकती है? हो सकती है. अगर फिक्स्ड फैक्टर ही चेंज नहीं हो रहा तो उसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट कैसे चेंज हो सकती है? अगर फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीज नहीं कर रहे, डिक्रीज नहीं कर रहे, बाय नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट कैसे चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम. सेम बोलो. नहीं, सेम तो नहीं बोलेंगे, तुम्हें लगेगा ऊपर वाला. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. लो जी, बात खत्म हो गई. हमने आज मार्जिनल से ही मतलब हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर से ही मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सब कुछ निकाल लिया. ठीक है, यहीं पे आज क्लास को खत्म कर दें. आई थिंक काफी बड़ा लेक्चर हो गया है ऑलरेडी. चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं. प्लीज अगले लेक्चर में आने से पहले ये जरूर सुन लेना, ये जरूर याद कर लेना, इसको लिख लेना, इन पॉइंट्स को लिख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला और रेट वाला, इसको अच्छे से. और प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या तुम्हें समझ आया है या नहीं समझ आया है. आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है कि सिर्फ एक मार्जिनल प्रोडक्ट याद कर लो और आने वाले तीनों चैप्टर की सारी चीजें तुम याद कर सकते हो. यही रिलेशन तुम्हारे पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं. यही रिलेशन सबसे ज्यादा तुम्हें तंग करने वाले थे और इन्हीं रिलेशंस का इजीएस्ट मेथड मैंने तुम्हें ढूंढ के दे दिया है. तो अब अगर ये चीज अच्छी लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो. थैंक यू, बाय बाय.